हेलो। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग चेतना। बेटा, लास्ट क्लास में जो चीजें हम लोगों ने पढ़ी थी, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की मेरे हिसाब से 2 क्लास हो चुकी है अब तक। और उसमें हम लोगों ने ट्रेडिंग अकाउंट, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, ग्रॉस प्रॉफिट, और इसके अलावा हम लोगों ने एडजस्टेड परचेज वगैरह हम लोगों ने जान लिया है। अभी तक कोई कहीं पे कोई क्वेश्चन है आपके पास, कोई किसी तरह का कोई सवाल है तो आप मुझसे पूछ लीजिए। नो सर, अभी तक तो कोई डाउट नहीं है। ठीक। तो आज जो हम लोग कोशिश करेंगे, एक छोटा सा क्वेश्चन हम लोग लेंगे, उसी में जो पहले टॉपिक हम लोगों ने पढ़ा है उसी के टॉपिक पे आएंगे। पहले थोड़ा सा देख लेते हैं। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हमने पढ़ा कि ये एक स्टेटमेंट है और अकाउंटिंग पीरियड के एंड में बनाया जाता है। इससे हम लोग इसलिए प्रिपेयर करते हैं कि हम फाइनेंशियल परफॉर्मेंस किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का मालूम कर सके, तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते हैं। फाइनेंशियल परफॉर्मेंस में हम क्या पता करना चाहते हैं, तो प्रॉफिट अर्न, लॉस और फाइनेंशियल पोजीशंस भी कई बार देखते हैं। अकाउंटिंग प्रोसेस में फाइनेंशियल स्टेटमेंट पार्ट होता है, और फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है उसी को हम लोग फाइनल अकाउंट भी कहते हैं। और ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है वो एंड प्रोडक्ट ऑफ अकाउंटिंग प्रोसेस है। जैसे कि अकाउंटिंग प्रोसेस है हमारा, अकाउंटिंग प्रोसेस में जो लास्ट का पार्ट है वही हमारा फाइनल अकाउंट है। हमने उसके बाद ट्रेडिंग अकाउंट पढ़ा। ट्रेडिंग अकाउंट में सारी चीजें देखी, इसमें सिर्फ मेन चीज जो थी वो थी बेटा लास्ट की चीजें। वो ये था कि क्लोजिंग स्टॉक जो होगा वो कॉस्ट पे या नेट रियलाइजेबल वैल्यू पे, विच एवर इज लोअर जो होगा उस पे रिकॉर्ड करेंगे हम लोग। उसके बाद हम लोग आ गए थे कुछ डायरेक्ट एक्सपेंसेस के। डायरेक्ट एक्सपेंसेस के बारे में हमने बोला था कि भाई सारा बिजनेस जो ऑपरेट होता है वो ऑफिस से होता है, शोरूम में प्रोडक्ट बेचे जाते हैं लेकिन बनाया जाता है फैक्ट्री में। तो प्रोडक्ट को लाने के खर्चे, बनाने के खर्चे, वो सारे एक्सपेंसेस जो हैं फैक्ट्री के इस साइड के जितने भी एक्सपेंसेस हैं आपके, वो सारे आपके डायरेक्ट एक्सपेंस का पार्ट होता है। और जो फैक्ट्री के बाद वाले खर्चे हैं या ऑफिस वाले जितने खर्चे हैं वो सारे इनडायरेक्ट के पार्ट होते हैं। तो आज हम लोग उसको भी देखेंगे। उसके बाद कुछ क्वेश्चंस हम लोगों ने किए। तो आज इसमें हमारे पास एक क्वेश्चन है जिसको टच करेंगे क्योंकि वो बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड हमने देखा, उसके बाद एडजस्टेड परचेज। एडजस्टेड परचेज में हमने लास्ट क्लास में ये पढ़ा था कि ओपनिंग स्टॉक और नेट परचेजेस प्लस क्लोजिंग स्टॉक एडजस्टेड परचेज में ऑलरेडी इंक्लूड होता है। तो कभी भी अगर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकालना हो या ग्रॉस प्रॉफिट ट्रेडिंग अकाउंट बनाना हो, तो अगर आप एडजस्टेड परचेज लिख रहे हैं तो वहां पे ओपनिंग स्टॉक, नेट परचेज और क्लोजिंग स्टॉक तीनों चीजों को आप लोग नहीं लिखेंगे। ये चीज हम लोगों ने पढ़ ली थी। तो उसके हिसाब से मैंने फॉर्मेट बनाया था। इस ट्रेडिंग अकाउंट में आप देखेंगे कि आपके पास जो एडजस्टेड परचेज है, तो वहां पे आपका ओपनिंग स्टॉक और परचेज आया करता था पहले। यहीं पे जो पहले क्या होता था बेटा जी, यहाँ पे पहले क्या होता था कि आपका ओपनिंग स्टॉक और नेट परचेजेस होता था, जो अब नहीं है। यहाँ पे क्लोजिंग स्टॉक था, वो अब नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ये एडजस्टेड परचेज अगर हमने लिख दिया तो अब किसी और चीज को लिखने की कोई जरूरत नहीं होती है। ठीक है जी, तो ये एडजस्टेड परचेज पे भी हम लोगों ने क्वेश्चन कर लिए थे। आज का जो क्वेश्चन है हमारा वो कुछ इस तरीके से है। इसको आज हम लोग देख लेंगे। ये शायद आपको दिख नहीं रहा होगा, एक मिनट जो। जी, ये क्वेश्चन आपको साफ नहीं दिख रहा ना? सर नीचे से नहीं दिख। नीचे से नहीं दिख रहा, एक मिनट बस।
अब देखा क्या? अब तो नहीं दिख रहा होगा। अब दिख रहा है? यस सर। ठीक है जी। तो ये हमारा जो क्वेश्चन है, तो आज जो क्वेश्चन है वो हम लोग क्या करेंगे, आज का जो डिस्कशन है हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे और इसमें जो है हमारे पास इस क्वेश्चन को हम लोग डिस्कस करेंगे। काफी बढ़िया क्वेश्चन है, ठीक है। ये हमारा डिस्कशन का पार्ट है आज। पहले ये करेंगे, उसके बाद हम लोग चलेंगे प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट की तरफ। तो यहाँ लिखा हुआ बेटा, कैलकुलेट द ग्रॉस प्रॉफिट एंड कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। आपको इसमें से दो चीजें चाहिए, एक तो आपको चाहिए बेटा ग्रॉस प्रॉफिट और एक चाहिए आपको कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। ये दो चीजें आपको चाहिए, ये मांग रहे हैं आपसे। और आपको इन्फॉर्मेशन दिया हुआ एक तो नेट सेल्स का दे रखा है और नेट सेल्स की वैल्यू जो है वो 12,000 है और ग्रॉस प्रॉफिट जो है, इसमें प्रॉफिट जो है वो बताया उन्होंने 33 ऑन सेल्स है। तो इसको हम लोग करते हैं। सबसे पहली चीज इसमें क्या है जो हमें सीखने के लायक है, जो हमें समझना है, जी हाँ जी, ये आ, कहाँ गए कहाँ गए, हाँ आगे, हाँ देखिए बेटा, हमारे पास क्या है कि क्वेश्चन ने आपको जो दे रखा है वो दे रखा है बेटा कॉस्ट, वो दिया हुआ है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, गुड्स सोल्ड दे रखा है बेटा। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड जो है बेटा वो है 1,2,000 12,000 का। और प्रॉफिट जो है, ये प्रॉफिट जो है बच्चे, ये ग्रॉस प्रॉफिट के बारे में जिक्र है आपका। ये जो ग्रॉस प्रॉफिट है उसके बारे में बोला कि 33 1/3% है। अब ये 33 1/3% जो है ना, इन्होंने ये भी बताया किस चीज का 33 1/3% है, ऑन सेल्स है। तो पहले हमारा जो काम है, इस बात को आप ध्यान से समझेंगे, जो हमारा मेन काम है वो ये है कि हम पहले ये कैलकुलेट कर सके, ये जो वैल्यू आपकी दिख रही है ना, इसको कैलकुलेट करना है। सबसे पहले हमारा ये काम है कि इसको हम लोग ना कैलकुलेट कर सके। क्या कैलकुलेट करना है सर इसमें? बेटा इसमें हमें ये कैलकुलेट करना है, एक मिनट, ये जो आपका वैल्यू है यहाँ पे जो 33 1/3% है, ये एक्चुअल में इसको अगर सही से लिखा जाए तो कितना होता है आपको पता है? कि बेटा ये 33 है। इसको अगर मैं लिखूं तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा बेटा 100/3%। और मैं इसको करेक्ट करूं तो ये हो जाएगा बेटा 100/3। और परसेंटेज को हम क्या लिख सकते हैं, वो परसेंटेज को 1/100 लिख सकते हैं। तो इसको और सॉल्व किया जाए तो ये क्या बन जाएगा बेटा 1/3। तो एक्चुअल में ये जो आपको जो दी हुई है वो क्या है बेटा, वो 1/3 है। क्या है वो? 1/3 है। अब सवाल आपको समझना है कि सर ये 1/3 किस चीज का 1/3 है? तो बेटा ये 1/3 है, ये आपका कॉस्ट का है। तो इसकी सॉल्यूशन कैसे करेंगे आप ध्यान से देखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में कई बार आता है ये। तो देखिए, जब आप नेट सेल्स की बात करते हैं तो नेट सेल्स जो होता है बेटा वो होता है जो कीमत लगाई गई थी, यानी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड प्लस का ग्रॉस प्रॉफिट होता है। मुझे बताइएगा अगर बात समझ में ना आए तो। ये होता है, ये फॉर्मूला हम लोगों ने पढ़ा है। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड क्वेश्चन में गिवन है 12,000 और ग्रॉस प्रॉफिट जो है वो 1/3 है ऑफ नेट सेल्स। तो नेट सेल्स को मैंने ले लिया बेटा एक्स, तो इसको यहाँ पे रख दिया एक्स में। मुझे बताइए ये बात अगर आपको समझ में आ गई है तो फिर क्वेश्चन समझ में आ जाएगा। ये बता दीजिए मुझे, सिर्फ इतना सा बताइए पहले, ये समझ में आया आपको क्या? ये 1/3 मैंने कर दिया, ये चीज क्लियर है आपको? बताइए बेटा ये बात आपको क्लियर है या नहीं है? बोलो स्पर्श, तहा, चेतना। सर एक बार दोबारा बता दो। दोबारा बता दूं मैं, ठीक है जी। मैं आप सभी लोगों को दोबारा बताता हूँ। देखिए इसको मैं कर देता हूँ इरेज यहाँ से। ये तो मैंने ऊपर ऊपर क्वेश्चन लिखा है सिर्फ आपको, ठीक है, बाकी चीजों को मैं यहाँ से हटा रहा हूँ।
ये लीजिए, हाँ जी। तो क्या लिखना है देखिए बेटा, जो 33 1/3% है उसको कैसे सॉल्व करेंगे। ये क्या होता है बेटा, 33 को 3 से मल्टीप्लाई करते 1 प्लस कर देते तो ये वैल्यू कितनी आ जाती है, आ जाती है 100/3। लेकिन परसेंटेज तो अभी भी लगा हुआ है साथ में। फिर इसको भी सॉल्व किया, ये क्या बन गया बेटा, 100/3 है ही है। परसेंटेज को क्या कहते हैं, 1/100 कहते। तो ये 100 से 100 कट गया, तो क्या ये आया बेटा, ये आया 1/3। मैंने क्या करा, ये जो आपकी वैल्यू है ना, ये जो वैल्यू है, बस बेटा इसको सॉल्व किया है अभी तक। तो अभी बस मैंने इतना ही किया कि मैंने इसको सॉल्व किया और कुछ भी नहीं किया। बताइए ये आपको समझ में आया कि नहीं आया, इतना यस सर, इतना आगे समझ। इतना आ गया। अब आते हैं, मैं फॉर्मूले पे आता हूँ। अब मैं आपके सामने फॉर्मूला रखता हूँ। फॉर्मूला क्या था बेटा, फॉर्मूला था कि कि कॉस्ट जो होता है, यानी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड जो है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, इस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में अगर आप ग्रॉस प्रॉफिट को ऐड कर देते हैं, किसको ऐड करते हैं सर, ग्रॉस प्रॉफिट को, तो ये क्या हो जाता है बेटा, ये आ जाता है नेट सेल्स। किसी भी कंपनी की कीमत जो है, कॉस्ट जो है, उसके अंदर अगर आप प्रॉफिट को ऐड करोगे तो सेल्स आ जाएगा। तो बेटा कॉस्ट जो है इस क्वेश्चन के अंदर अगर आप देखेंगे तो कॉस्ट आपको गिवन है 12,000 रुपीज, लेकिन प्रॉफिट नहीं गिवन है। प्रॉफिट के बारे में बोला है कि प्रॉफिट जो है 1/3 है एक्स का, सेल का। तो सेल को मैंने एक्स ले लिया है, सेल्स गिवन नहीं था तो सेल्स को मैंने क्या ले लिया बेटा, एक्स ले लिया। क्लियर है यस सर। ये फॉर्मूला तो क्लियर है ना, ये तो पता ही होगा ना आपको, मैंने लास्ट क्लास में लिखवाया भी था इसके बारे में, लिखवाया था। है ना। तो मैंने क्या करा, सेल्स को क्या लिया बेटा, सेल्स को ही एक्स ले लिया, ठीक है। और ये आ गया हमारा, इसको सॉल्व कर लेते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। तो इसको अगर आप सॉल्व करते हो तो क्या हो जाएगा, आप लिखोगे सर 12,000, इसको लिखोगे 12,000 और इसको करेंगे तो ये इज इक्वल टू एक्स। ये जो इतना वैल्यू है 1/3x, ये इधर चला गया दूसरे साइड में, 1/3x। इसको और सॉल्व कर लीजिए, मैं यहाँ पे एक लाइन कह दे रहा हूँ, सॉल्व करते हैं सर। ठीक है सर, देखिए हमने लिखा 12,000 इज इक्वल टू में 3x माइनस का 1/3, ये हो गया 1x। इसको सॉल्व करेंगे तो क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा तो ये हो जाएगा बेटा 36,000। 3x में से 1x गया, क्या बचा है बच्चे, 2x। तो ये आया जी 36,000 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू का x। तो ये कितना आया सर, ये आया जी 18,000 इज इक्वल टू का x। x को क्या लिया था हमने, x को लिया था सर नेट सेल्स। x को क्या लिया था बेटा, x लिया था बच्चे हमने नेट सेल्स। तो बेटा हमारा नेट सेल्स तो आ गया, हमारा नेट सेल्स आ गया। क्वेश्चन ने आपसे यही तो पूछे थे। क्वेश्चन को अगर आप सही से देखेंगे तो क्वेश्चन ने आपसे क्या पूछा, क्वेश्चन ने आपसे पूछा था, देखिए क्वेश्चन ने आपसे पूछा था कि एक तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, अच्छा नेट सेल्स ही दे रखा है क्वेश्चन में। ओके, हमने मिस्टेक कर दिया, हमने कॉस्ट ले लिया। क्वेश्चन में नेट सेल्स दे रखा है, आपने दिख रहा है, आपको क्वेश्चन दिख रहा है, नो सर। नहीं दिख रहा, एक मिनट। अब दिख रहा है। यस सर। तो क्वेश्चन में हमने क्या लेना था, एक्चुअल में क्या दे रखा था, नेट सेल्स दे रखा था, और हमने इसको क्या मान लिया, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। इस वजह से थोड़ा सा मिस्टेक हो गया। इसको मैं दोबारा करके दिखाता हूँ आपको, रुके दो। वैल्यू हमने एज्यूम करने में मिस्टेक करी है, तो हम इसको एक बार, आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले लें, और उसके बाद मैं इसको दोबारा सॉल्व करता हूँ आपके सामने। ये लीजिए, आइए सर। सबसे पहले
जो इन्फॉर्मेशन क्वेश्चन में गिवन है वो लिखते हैं। क्वेश्चन में गिवन है कि नेट सेल्स, जी सर, क्या गिवन है? नेट सेल्स है 12,000। क्या ये सही है? आपने स्क्रीनशॉट तो ले ही लिया था। उसके बाद आइए जी ग्रॉस प्रॉफिट पे। ग्रॉस प्रॉफिट के बारे में क्वेश्चन ने बोला कि ये है भाई 33 1/3%। किस चीज का? सेल्स का। ठीक है जी, ध्यान दीजिएगा बेटा। मैंने इसको आपको बताया था, इतने को सॉल्व करते हैं तो ये क्या आ जाता है? 1/3 आ जाता है। तो ये ग्रॉस प्रॉफिट जो हो गया, ये हो गया बेटा 1/3 ऑफ सेल्स, तो 1/3 है, और सेल्स की वैल्यू गिवन है बेटा 12,000 रुपए की। एक बार इसको देख लीजिएगा कि ऑफ सेल्स ही है या कुछ और है। ठीक है जी, 33%, 33 1/3 ऑन सेल्स ही है। क्लियर? इसको सॉल्व कर लेते हैं अब हम लोग। इसकी वैल्यू कितनी आई सर? बेटा इसकी वैल्यू आई आपकी 4,000 रुपीज की, ग्रॉस प्रॉफिट आ गई। अब क्या चाहिए सर? ये जो नेट सेल्स होता है ना, उसमें से अगर हम लोग ग्रॉस प्रॉफिट को माइनस कर दें तो हमारा आ जाता है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। तो नेट सेल्स हमारे लिए था बेटा 12,000 रुपए का, ग्रॉस प्रॉफिट जो था वो हमारे लिए था सर 4,000 रुपए का, और ये आ गया हमारा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। इसको सॉल्व करा तो हमारे पास कितना आया? 8,000, और ये क्या हो गया जी? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। ये दो सवाल आपसे पूछे गए थे, एक पूछा गया था कि ग्रॉस प्रॉफिट बताइए, ये हो गया हमारा, और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड बताइए। समझने में कोई दिक्कत तो नहीं हुई? मैंने वहां पे नोट करने में गलती कर दी थी, इस वजह से हमने दूसरे तरीके से कर लिया था। यहाँ पे आप बताइए मुझे कि कहीं पे कोई प्रॉब्लम तो नहीं हुई, हो रही है? कहीं है तो मुझे बता दीजिए, मैं बता दूंगा फिर से आपको। सर ये आपने इज इक्वल टू में कॉस्ट लिखा है? इज इक्वल टू में ये वाला? यस सर। हाँ जी, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, ओके सर। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। तो क्वेश्चन ने यही पूछा था सर आपसे कि कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कितना है, तो हमने वही काम किया। क्लियर है? यस सर। चलिए, तो अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट पार्ट पे। ये क्वेश्चन करवाना था मुझे। अब आइए नेक्स्ट। आज हम सीखेंगे प्रॉफिट एंड लॉस का फॉर्मेट कैसे बनता है। सबसे पहले प्रॉफिट एंड लॉस की अकाउंट की बात करेंगे। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एक नॉमिनल अकाउंट है। बेटा जो भी अकाउंट में प्रॉफिट और लॉस के बारे में बात होती है वो हमेशा नॉमिनल होता है। जहां पे भी इनकम एक्सपेंस के बारे में बात होती है नॉमिनल होता है। तो एग्जाम में अगर आपके आता है कि ट्रेडिंग अकाउंट का नेचर ऑफ अकाउंट क्या है, तो आप बोलेंगे नॉमिनल अकाउंट है। प्रॉफिट एंड लॉस का भी नेचर ऑफ अकाउंट क्या है, तो ये भी नॉमिनल अकाउंट है। फॉर्मेट में आप ध्यान दीजिएगा बेटा, ये भी फॉर द ईयर ही बनता है। दो साइडें हमारे पास है, एक हमारी डेबिट साइड है, दूसरी हमारी क्रेडिट साइड है। ठीक है जी। प्रॉफिट एंड लॉस का स्टार्ट कहां से होता है? प्रॉफिट एंड लॉस स्टार्ट वहां से होता है जहां पे ट्रेडिंग अकाउंट का एंड हुआ था। ट्रेडिंग अकाउंट का जब एंड होता है तो उसके दो आंसर आने के चांसेस हैं। पहला चांस ये है कि या तो ग्रॉस प्रॉफिट आएगा आंसर, या फिर ग्रॉस लॉस आएगा। अगर ग्रॉस लॉस आता है तो आप ट्रेडिंग अकाउंट में क्रेडिट साइड लिखते थे, ट्रेडिंग अकाउंट में आप क्रेडिट साइड लिखते थे, और ग्रॉस प्रॉफिट आता था तो ट्रेडिंग अकाउंट में डेबिट साइड लिखते थे। तो उसी को आपको यहाँ पे ट्रांसफर करना है। अपोजिट साइड में ट्रांसफर होता है। जब भी कोई अकाउंट से, एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में कोई चीज जाती है तो हमेशा अपोजिट साइड जाती है। ठीक है? तो मुझे एक बात बताइए, बेटा आप मुझे बताओ कि ग्रॉस प्रॉफिट ट्रेडिंग अकाउंट में किस साइड आता था? जी, ग्रॉस प्रॉफिट ट्रेडिंग अकाउंट में कौन सी साइड में निकल के आता है आंसर में? सर डेबिट। सर डेबिट साइड, वेरी गुड। तो उसका अपोजिट साइड कौन सा होगा? डेबिट का अपोजिट क्या होगा? क्रेडिट साइड। तो अगर यहाँ पे स्टार्ट होगा तो क्रेडिट साइड से ग्रॉस प्रॉफिट स्टार्ट होगा, और लॉस जो है ट्रेडिंग अकाउंट में क्रेडिट साइड आता था, तो जब यहाँ पे ट्रांसफर होगा तो वो डेबिट साइड होगा। एक अकाउंट से जब दूसरे अकाउंट में कोई चीज जाती है तो आप ये समझ लीजिएगा कि अपोजिट साइड होती है। तो यहाँ पे जैसे ग्रॉस लॉस है तो ग्रॉस लॉस ट्रेडिंग अकाउंट से आया होगा, क्रेडिट साइड से होके आया है। इसी तरीके से आपके पास दो चीजें हैं, एक तो ग्रॉस लॉस तो आ गया, ठीक है जी। उसके बाद कंपनी के जितने भी इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है, मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग में कि डायरेक्ट एक्सपेंसेस फैक्ट्री तक में बॉर्डर लगा दिया था, उससे पहले के डायरेक्ट एक्सपेंसेस है, उसके बाद वाले जो है वो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस का पार्ट है। तो उसके बाद वाली सारी चीजें हमारी क्या हो जाती हैं बेटा? इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस हो जाती हैं। क्लियर है ना?
Yes, sir. जी। तो हम इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस की बात करें और उसके बाद इसमें क्या सा चांसेस है, इसमें दो ही चीज आती है, ग्रॉस लॉस आएगा, इनडायरेक्ट एक्सपेंस आएगा डेबिट साइड। क्रेडिट साइड में ग्रॉस प्रॉफिट हो सकता है, ये ग्रॉस प्रॉफिट ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड से ट्रांसफर होके आया होगा, और दूसरा जो हो सकता है वो इनडायरेक्ट इनकम हो सकती है। तो इनडायरेक्ट इनकम कौन से होते हैं बेटा, सेल्स के अलावा कोई भी इनकम हो, सबके सारी इनकम जो होती है वो इनडायरेक्ट इनकम का पार्ट होती है। सेल्स के अलावा कोई सी भी इनकम हो तो वो क्या कहलाएगी, इनडायरेक्ट इनकम कहलाएगी। क्लियर? Yes, sir. ये फॉर्मेट है आपका, दोनों साइड का टोटल करेंगे, जो डिफरेंस आएगा डेबिट साइड में, जो डिफरेंस आएगा उसे नेट प्रॉफिट कहेंगे, और जो क्रेडिट साइड में डिफरेंस आएगा वो नेट लॉस कहेंगे। बस एक बात का आपको जो ख्याल रखना है वो इस बात का ख्याल रखना है कि सर कि हम या तो ग्रॉस प्रॉफिट लिखेंगे या फिर ग्रॉस लॉस लिखेंगे, दोनों में से एक होगा। इसी तरीके से नेट प्रॉफिट हो सकता है या फिर क्या होगा, सिर्फ नेट लॉस होगा। तो प्लीज इसके फॉर्मेट को आप नोट कर लीजिए एक बार। नोट करने के बाद मुझे बताइए बेटा। कर लिया सर। जी। Sir, 1 minute. तो Yes, अब sir. मैं, अब इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस बेटा, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस तीन तरीके की होती हैं। पहला ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव, मैंने आपको बताया था कि सारे आइडिया, सारी मेहनत, सारी डिजाइनिंग, सारे जो भी काम हो रहे होते हैं, डिसीजन मेकिंग, जो सारी चीजें हैं वो ऑफिस में ही हो रही होती है। तो ऑफिस के खर्चे, उसको चलाने के खर्चे, एडमिनिस्ट्रेटिव के खर्चे जो है वो इनडायरेक्ट एक्सपेंस का पार्ट होता है। इसके अलावा बेटा सेलिंग और डिस्ट्रीब्यूशन, सामान को बेचने के लिए जितनी मेहनत करी जाती है, जैसे एडवर्टीजमेंट वगैरह होता है, तो जिस टाइप की मेहनत करी जा रही है वो सारी मेहनत के खर्चे जितने भी हैं वो सेलिंग और डिस्ट्रीब्यूशन का पार्ट होता है। तीसरा होता है फाइनेंशियल एक्सपेंसेस, जैसे मैंने कोई लोन लिया तो उस पर मुझे इंटरेस्ट वगैरह देना पड़ जाए, तो वो भी इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है। तो ये तीन जो अभी एक्सपेंसेस आपके सामने दिख रहे हैं, ये तीन आपके इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। इसके अलावा कुछ छोटे मोटे एक्सपेंसेस और भी रह जाते हैं, कंपनी के अंदर बहुत सारे ऐसे छोटे मोटे काम होते हैं जो हम लोग मिसलेनियस एक्सपेंसेस के अंदर डाल देते हैं। ठीक है, तो ये तो हमारे अभी इसको डिटेल में मैं बताऊंगा कि इनडायरेक्ट ऑफिस एडमिनिस्ट्रेटिव में क्या क्या आता है, सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन में क्या क्या आता है, फाइनेंशियल एक्सपेंसेस में क्या क्या आएगा, सारी चीजें हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। आप इसको भी साथ साथ में नोट कर दिएगा। अब बात करते हैं इनडायरेक्ट इनकम की। तो बेटा इनडायरेक्ट इनकम में हर एक वो इनकम जो भी सेल्स के अलावा कोई भी इनकम आपने अकाउंट्स में अब तक पढ़ा है, कोई भी इनकम हो, सेल्स के अलावा कोई भी इनकम हो, वो इनडायरेक्ट इनकम है। सेल्स के अलावा कोई भी इनकम हो वो क्या है, इनडायरेक्ट इनकम है। क्योंकि मेन सोर्स ऑफ इनकम जो होता है वो सेल्स होता है और उसे ऑपरेटिंग इनकम कहते हैं, और उसके अलावा कोई और इनकम होती है तो उसे नॉन ऑपरेटिंग या इनडायरेक्ट इनकम कहते हैं। इसको नोट कर लीजिए और फिर मुझे बताइए अगर ये नोट हो जाए तो। Sir, rent received भी इसी में आएगा ना? कोई भी इनकम हो बेटा, रेंट रिसीव, इंटरेस्ट रिसीव, कमीशन रिसीव, डिस्काउंट रिसीव, तो जनरली ये जो इनकम होता है या तो रिसीव्ड लिखा हुआ होगा उसके पास, या फिर उसकी पहचान दूसरी है कि उसके ब्रैकेट में क्रेडिट लिख दिया होगा। तो क्रेडिट है तो इसका ये भी समझ लीजिए कि वो इनकम है। इंटरेस्ट क्रेडिट है तो इनकम है, क्योंकि इंटरेस्ट अगर डेबिट है तो एक्सपेंस का पार्ट होता है। आपको पता है कि ऑल एक्सपेंसेस डेबिटेड, तो अगर कोई इनकम है तो क्रेडिट होगा। सिर्फ डिस्काउंट क्वेश्चन में लिख रखा है और क्रेडिट लिख दिया ब्रैकेट में, तो इसका मतलब वो इनकम है। आप लिस्ट में रेंट रिसीव बढ़ा दीजिएगा। Okay, sir. ठीक है, नोट कर लिया आप लोगों ने? Yes, sir. ठीक है जी। अब आगे बढ़ते हैं, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस को थोड़ा सा डिटेल में समझते हैं कि उसमें क्या क्या चीजें आएंगी। तो पहला जो एक्सपेंसेस था इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में, देखिए ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव, सेलिंग, फाइनेंशियल, इन चारों के अलग अलग चीजें हम देख रहे हैं। तो ये है ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव में आने वाले खर्चे। एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा कभी भी कि ऑफिस एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस में क्या आता है,
ये बस मैं आपको समझाने के लिए कर रहा हूँ, वहां तो बस डायरेक्ट आपको रेंट दे देंगे और आपको ये समझना है कि वो डायरेक्ट एक्सपेंस है या फिर इनडायरेक्ट एक्सपेंस है। इसको आप नोट कीजिए बेटा। या इसका आप स्क्रीनशॉट लीजिए, जैसे भी आप मैनेज करें। और मुझे बताइए। तो स्क्रीनशॉट ले लिया। ले लिया आपने, ठीक है। लेकिन इसको अपने नोट्स में जरूर लिख लीजिएगा, ठीक है बेटा। यस सर। तो आप सारे खर्चे को एक एक बार करके हम लोग से पढ़ लेते हैं। रेंट, रेट्स, टैक्सेस हम लोग जानते हैं पहले से। ट्रेड एक्सपेंसेस, अब देखिए वर्ड जो है ना ट्रेड एक्सपेंसेस, बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं इसको ना। ट्रेड एक्सपेंस वो सोचते हैं ट्रेडिंग का है, बेटा ट्रेडिंग अकाउंट है, ट्रेडिंग अकाउंट है। ट्रेड एक्सपेंस कोई एक्टिविटी नहीं है। मतलब ट्रेडिंग अकाउंट ऐसा नहीं है कि ट्रेडिंग अकाउंट है तो भैया ट्रेड का खर्चा है। ट्रेड मतलब बिजनेस चलाने का खर्चा है भाई। लाइटिंग है, पावर अगर होता तो ट्रेडिंग अकाउंट का पार्ट था। लाइटिंग यहाँ पे लीगल चार्ज है, जैसे एफिडेविट बनवाया, कोई छोटा मोटा केस अपना चल रहा है तो वकील को कुछ पैसे दे दिए। पोस्टेज, टेलीग्राम, आजकल तो देखिए पोस्ट बहुत सारा काम हो रहा होता है, जैसे कुरियर वगैरह चार्जेस वगैरह जो है ये पोस्टेज और टेलीग्राम का पार्ट है। प्रिंटिंग, स्टेशनरी, बैंक चार्जेस। ऑडिट फीस, ऑडिट फीस वो फीस होती है जो चार्टर्ड अकाउंटेंट को अपने कंपनी का ऑडिट, अपने कंपनी के जो खाते बही होते हैं उसको चेक करने के लिए जो उसको पेमेंट करते हैं हम लोग, उसे ऑडिट फीस कहते हैं। तो चार्टर्ड अकाउंटेंट हमसे एक फीस चार्ज करता है, वो फीस होती है ऑडिट फीस। सैलरी एंड वेजेस, मैंने आपको पहले बता चुका हूं कि वेजेस अगर सैलरी रहता है तो वो डायरेक्ट हो जाता है, और सैलरी एंड वेजेस है तो वो इनडायरेक्ट है। उसके बाद हम आ जाते हैं रिपेयर्स, डेप्रिसिएशंस, डोनेशन, चैरिटी, जनरल एक्सपेंसेस। ये सब इनडायरेक्ट है, क्योंकि आप नाम से भी आप देख लीजिए ना बेटा, कहीं पे ये नहीं पता लग रहा कि सामान को लाने का खर्चा है, सामान बनाने का खर्चा है। ठीक है, कहीं पे पता चल रहा है क्या? अगर ऐसा आपको थोड़ा भी आपको फील होता है कि यार ये तो सामान को लाने का खर्चा है, सामान को बनाने का खर्चा है, ये तो फैक्ट्री का खर्चा है, तो ये डायरेक्ट हो जाता। तो आप रिपेयर से क्लियर नहीं किया उन्होंने कि कहाँ का रिपेयर है, इनडायरेक्ट है। डेप्रिसिएशन उन्होंने नहीं बोला कि फैक्ट्री की मशीन का डेप्रिसिएशन है, तो ये इनडायरेक्ट है। डोनेशन है, चैरिटी है, जनरल एक्सपेंस। फिर आते हैं इंटरेस्ट ऑन लोन या इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो ये हमारा भी एक्सपेंस है लेकिन इनडायरेक्ट है, क्योंकि ये भी फैक्ट्री में बनाने का खर्चा, प्रोडक्ट को लाने का खर्चा, स्टोर करने का खर्चा, ऐसा कोई खर्च नहीं है। उसके बाद आ जाइए सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन, सामान को ले जाके शोरूम की तरफ या कस्टमर्स तक पहुंचाना, उनको कमीशन देना, उनको डिस्काउंट देना, उनकी पैकेजिंग करना। ठीक है, ये सारी चीजें हमारी सेलिंग के खर्चे हैं, जैसे कैरेज आउटवर्ड, बैड डेट, डिस्काउंट अलाउड, कमीशन। अब देखिए सिर्फ कमीशन लिखा हुआ है, मैंने अभी इससे पहले आप देखिए यहाँ पे जो हम लोगों ने अभी पढ़ा, यहाँ पे आप पीछे वाले पेज पे एक मिनट चलते हैं। यहाँ देखिए, यहाँ भी देखिए आप इनडायरेक्ट इनकम के अंदर आप ध्यान से देखिए कमीशन लिखा हुआ है लेकिन रिसीव्ड वर्ड लिखा हुआ है। तो अगर कमीशन रिसीव्ड लिखा हुआ है तो इनकम है, ओनली कमीशन है तो एक्सपेंस है। अब सर मान लीजिए रिसीव नहीं लिखा हुआ, डेबिट और क्रेडिट लिख रखा है, तो कमीशन डेबिट है इसका मतलब एक्सपेंस है, कमीशन क्रेडिट है इसका मतलब इनकम है। जी, वेयर हाउसिंग एक्सपेंसेस, डिलीवरी व्हीकल एक्सपेंसेस, एडवर्टाइजिंग, अदर सेल्स रिलेटेड एक्सपेंसेस, ये सारे आपके इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं बेटा। कहीं पे कोई आपको लग रहा है, कोई डाउट है, कोई ऐसा आइटम जो आपको क्लियर नहीं हो, प्लीज मुझसे पूछ लीजिए। जी बच्चे बताइए। सर क्लियर है। क्लियर है जी, ठीक है सर। अब आप ये आगे चलते हैं, क्योंकि हमने इनकम देख ली है, इसके इनडायरेक्ट इनकम भी देख ली, हमने इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस की लिस्ट देख ली है। अब हमें क्वेश्चन करना चाहिए कि कैसे किस टाइप के क्वेश्चंस इस पे बनते हैं। तो ये आपके सामने क्वेश्चन है, ठीक है, और इसको आपने बनाना है। क्लियर है बेटा? तो सबसे पहले एक एक करके आपसे जो बात पूछूंगा वो बताइए। इस क्वेश्चन की अच्छी चीज क्या है कि आपको ट्रेडिंग अकाउंट नहीं बनाना। कैसे पता चला सर? बेटा ट्रेडिंग अकाउंट इसलिए नहीं बनाना, एक तो क्वेश्चन खुद कह रहा है कि भैया आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाइए। दूसरी बात, इस क्वेश्चन के अंदर ग्रॉस प्रॉफिट दे रखा है। ग्रॉस प्रॉफिट दे रखा है, इसका मतलब है कि ट्रेडिंग अकाउंट की कोई जरूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि ग्रॉस प्रॉफिट है तो पीएनएल अकाउंट डायरेक्ट बन जाएगा। अगर ग्रॉस प्रॉफिट नहीं होता तो फिर पीएनएल अकाउंट बना के ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस निकालते, उसके बाद ही प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं। ठीक है, आपसे मैं कुछ सवाल पूछूंगा तो प्लीज रिप्लाई करें और मुझे ये बात
बताएं कि कौन सी चीज, कौन सा आइटम कहाँ पे जाएगा। ठीक है बेटा। तो जनरल एक्सपेंसेस है। अब ये जनरल एक्सपेंसेस को देख के आपको क्या लग रहा है, क्या ये डायरेक्ट एक्सपेंस है या फिर ये इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है? ये कौन सा एक्सपेंस है बेटा? सर इनडायरेक्ट। इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है, वेरी गुड। उसके बाद आपके सामने है बेटा चैरिटी, सर इनडायरेक्ट। ये भी इनडायरेक्ट एक्सपेंस है। तो ये पीएनएल अकाउंट में जाएगा बेटा, कौन से साइड जाएगा ये वाला? सर डेबिट। ये डेबिट साइड की बात हो रही है ना, चैरिटी भी जाएगा डेबिट में। यस सर। ऑफिस की लाइटिंग, डेबिट। लॉ के चार्जेस या डेबिट। लॉयर चार्जेस समझ लीजिए आप इसे, डेबिट में। फिर बेटा हमारा एडवर्टीजमेंट है, वो कहाँ जाएगा? एडवर्टीजमेंट कहाँ जाएगा बच्चे? जी सर चेतना, डेबिट। चेतना बताइए क्या बोला आपने? डेबिट। डेबिट में, वेरी गुड। बैंक चार्जेस भी हमारा एक्सपेंस है, डेबिट में जाएगा। कमीशन जो है बेटा यहाँ पे मेंशन नहीं है, लेकिन ये एक्सपेंस है, क्योंकि अगर जब तक मेंशन नहीं है तो एक्सपेंस है वो। रेंट, रेट्स, टैक्सेस, ये भी हमारा एक्सपेंस है, डेबिट में जाएगा। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, ये बताइए कहाँ जाएगा बेटा? इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट कहाँ जाएगा बच्चे? सर डेबिट। नहीं बेटा, ये इनकम है हमारी। ये क्या है हमारे लिए? इनकम है। इन्वेस्ट कहीं किया है ना, उस पे इंटरेस्ट मिल रहा है, ये तो हमारी इनकम है ये। तो यस ये सर एक्सपेंस। ये क्रेडिट साइड का पार्ट है, ठीक है, ये क्रेडिट साइड जाएगा। सन्ड्री रिसीट्स, ये रिसीट्स वर्ड लिखा हुआ ना बेटा, ये भी इनकम है, क्योंकि रिसीट मतलब इनकम है, पैसा आया है हमारे पास, तो ये भी क्रेडिट साइड जाएगा। उसके बाद बेटा इनडायरेक्ट एक्सपेंस, देखिए इन्होंने खुद बता दिया, कोई खर्चे रहे होंगे जिसका नाम नहीं लेना चाहते ये। तो इनडायरेक्ट एक्सपेंस आपका कहाँ का जाएगा बेटा? वो डेबिट का पार्ट है आपका, ये आपका डेबिट में जाएगा। प्रिंटिंग स्टेशनरी एक्सपेंस है, ये भी डेबिट में जाएगा। इसी तरीके से आप देखिए कैरेज आउटवर्ड है बेटा, ये भी आपका डेबिट में ही जाएगा। फिर आइए ऑफिस का एक्सपेंस है, ये डेबिट का पार्ट है। एक मिनट बेटा, सॉरी बच्चे। जी, तो उसके बाद आइए बेटा फायर इंश्योरेंस प्रीमियम, ये जो फायर इंश्योरेंस प्रीमियम है, ये भी आपका डेबिट है, एक्सपेंस है। टेलीफोन के चार्जेस एक्सपेंस है। एस्टेब्लिशमेंट एक्सपेंसेस, ये भी एक्सपेंस है। मिसलिनियस एक्सपेंसेस, ये भी एक्सपेंस है। लेकिन यहीं पे आप देखिए बेटा डिस्काउंट रिसीव आ गया। अब क्या आ गया? डिस्काउंट रिसीव आ गया बेटा। तो ये डिस्काउंट रिसीव ना आपके लिए इनकम है। ट्रेवलर सैलरी, ये एक्सपेंस है। रिपेयर आपके लिए क्या है? एक्सपेंस है। कमीशन बताइए आप मुझे कि कमीशन क्या है? ट्रेवलर सैलरी आपका एक्सपेंस है, रिपेयर आपके लिए एक्सपेंस है। कमीशन बताइए बेटा, कमीशन क्या होगा? कमीशन में ना यहाँ पे डेबिट क्रेडिट लिख रखा है, तो क्या होगा बेटा? कमीशन क्रेडिट है, तो क्रेडिट कोई भी चीज होगी ना, तो ऐसा है तो वो इनकम का पार्ट हो जाएगा। तो मैं जो इनकम आपके लिए चुना है, तीन चीजें, एक तो ग्रॉस प्रॉफिट आपका इनकम है, जो कि क्रेडिट साइड आएगा। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट आपका क्रेडिट साइड आएगा। सन्डे रिसीट्स आपके लिए क्रेडिट साइड आ जाएंगी। कमीशन आएंगे और डिस्काउंट रिसीव आएंगे। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का फॉर्मेट आप तैयार करेंगे क्या? एक बार करेंगे? यस सर। फटाफट कीजिए और उसको लिखिए, जहां तक वो वैल्यूज को लिख सकते हैं लिखिए, और इसके अमाउंट को निकालने की कोशिश करें।
जी बच्चे, कोई डाउट है इसमें तो मुझसे पूछिए। किसी तरीके के कुछ डाउट हो, कोई बात समझ में नहीं आ रही है, बाकी आप फॉर्मेट बनाइए। कर रहे हैं, हो रहा है आपसे या मैं आपको सॉल्यूशन करके दिखाऊं? कर रहे हैं सर। कर रहे हैं बच्चे, ठीक है। देखिए पीएनएल अकाउंट, ये फाइनल अकाउंट के क्वेश्चन ना काफी बड़े बड़े होते हैं, ठीक है, बहुत ज्यादा ही नंबर्स के होते हैं। तो इसमें ना सबसे मेन चीज होता है कि इसको या तो आप खुद बाद में खुद से करें और चीजों को एक एक लाइन एक एक वर्ड करके समझ लें कि भाई जर्नल एक्सपेंस कहाँ जा रहा है, चैरिटी कहाँ जा रही है, या फिर बनाएं आप और उसको बनाएंगे आप। और उसके बाद जैसे मैं आपको सॉल्यूशन दे दूं, सॉल्यूशन का भी पिक ले लें और आप दोनों मैच करें बना के, जो डाउट हो उसको बाद में क्लियर करें, तो सबसे बेहतर तरीका है। वरना तो एक एक क्वेश्चन आपके लिए ना 40 मिनट का भी टाइम ले सकता है। जब हम लोग ट्रेडिंग, पीएनएल, बैलेंस शीट्स तीन तीन चीजें बनाएंगे ना, तब ये बहुत ज्यादा वक्त लेता है बेटा, बहुत ज्यादा। ठीक है, तो अभी तो हम लोग कर ले रहे हैं, लेकिन आगे हम लोग कुछ इसी तरीके से करेंगे। हम्म, अच्छा बेटा, संडे को एक हम लोग क्लास रखेंगे, थोड़ी लंबी क्लास होगी और इसी फाइनल अकाउंट को जल्दी से कवर करना है हमें। तो उसमें क्या शेड्यूल रखा जाए, आप लोग अपने हिसाब से आप लोग बताइए। चेतना? सर संडे को तो पॉसिबल नहीं हो पाएगा। संडे पॉसिबल नहीं है, ओके। हम्म, सर रात को हो सकता है 9 बजे के आसपास। 9 बजे के आसपास आप है नहीं उस दिन लग रहा ये सर घर पे नहीं हूँ मैं उस दिन। है, ओके ओके। तो इस पर 9 बजे हो जाएगा। मॉर्निंग का कुछ चेतना कुछ है 9 बजे तकरीबन मॉर्निंग में? नहीं सर सुबह बाहर जाना है। अच्छा सुबह ही जाना है बाहर। यस सर। यस सर, 9 o'clock हो सकती है। 9 o'clock हो सकती है, ओके ठीक है। तहा मेरे को मैसेज करना अपने लिए भी क्या सूटेबल रहेगा। मैं भी अपना शेड्यूल मैच कर लूंगा वैसे। जी कर लिया, क्वेश्चन कर लिया, कहीं नोट किया आपने? तो फिर मैं आगे बढ़ूँ, आपको सोल्यूशन दिखाऊं, कम से कम आप मैच तो करें।
सर अभी बना रहे हूँ। हाँ, काफी बड़ा क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा बस। सर ये क्वेश्चन बुक का है क्या? शायद, देख लें आप। चलिए, ये मैं आपके सामने उसके कुछ आइटम्स रख रहा हूँ, ये आप मैच कर लिए। ये लिख चुके हैं कि आप जनरल एक्सपेंसेस, चैरिटी, सर ये पूरा आंसर है? नहीं बेटा पूरा नहीं है, अभी और भी चीजें रह रही ना, इतनी और भी हैं। टेलीफोन एस्टेब्लिशमेंट एक्सपेंसेस, मिसलेनियस और ट्रैवलर सैलरी दूसरे पेज पे है, ये बाकी है। तो आप पहले इतना मैच करिए, ठीक है। वो 4 आइटम पहले, या तो ये आप 4 आइटम पहले मैच कर लीजिए। टेलीफोन एक्सपेंसेस, एस्टेब्लिशमेंट एक्सपेंसेस, मिसलेनियस एक्सपेंसेस, ट्रैवलर सैलरी और रिपेयर। तो ये देखिए सारे एक्सपेंसेस है, डेबिट साइड आ रहे हैं, ठीक है। सर मिसलेनियस एक्सपेंस क्या होते हैं? मिसलिनियस, जैसे मैं आपसे बोल रहा हूँ यार, आप ना अपने कॉपी पेन जो भी स्टेशनरी खरीदते हो, एक आइटम का ना रिकॉर्ड रखो, और खाना जो खा रहे हो, जो पॉकेट मनी जहाँ जहाँ खर्च करते हो ना, उन सब का हिसाब रखो। तो आप ठीक है, आपके हिसाब से 10 रुपए 20 रुपए की कोई भी चीज़ आप खरीदोगे तो आप हिसाब रखोगे। लेकिन आप गए, आपने इरेजर ले लिया, महीने में एक ही है, 1-2 रुपए की चीज़ है, फिर ऐसी रबर बैंड वगैरह है, इस टाइप की कुछ चीज़ें ले ली आपने, तो नॉर्म बहुत छोटे छोटे खर्चे हैं, 2 4 10 रुपए 50 रुपए के, तो आप उसे क्या करेंगे, ऐड कर देंगे सबको, बोलेंगे कि बहुत सारे छोटे मोटे खर्चे हैं ये। तो यही होता है। तो कंपनी के अंदर भी ऐसे बहुत सारे खर्चे होते हैं जिसको वो नहीं दिखाते, जैसे चाय चाय पानी का खर्चा है, आप देखो कहीं पे नहीं लिखा हुआ है, तो उन्होंने क्या करा होगा, जो चाय पानी के खर्चे हैं, कभी रिक्शे को वाले को कुछ पैसे दे दिए होंगे किसी काम से, कभी किसी को दिए होंगे, तो वो सबको ऐड कर दिया और एक हेड बना दिया मिसलेनियस एक्सपेंस करके। ओके सर। सर ये तो लिख लिए, ऊपर वाले दिखा दो एक बार। एक बार मैं आपको ऊपर का भी दिखा देता हूँ, ये देखिए, इनकम भी आप देख लीजिए। ये सर सारे लिखे हैं। सारे लिख लिए ना, ठीक है। अब इसके आंसर्स का तरीका क्या है भाई, आप क्रेडिट का सारा टोटल करेंगे, फिर आप डेबिट का टोटल करेंगे, उसके बाद आप उसको माइनस करेंगे। तो जब क्रेडिट साइड का हम टोटल करा है हमने, तो क्रेडिट साइड की वैल्यू जो है ना बेटा, वो ज्यादा आई है। तो जब क्रेडिट साइड की वैल्यू ज्यादा आती है, जैसे क्रेडिट साइड की वैल्यू ज्यादा है, तो उसी वैल्यू को हमने दोनों साइड लिखा,
और उसके बाद माइनस कर रहे हैं, तो यहाँ पे वैल्यू हमारी आ रही है माइनस करने के बाद क्या आ रहा है बेटा, वो आ रहा है नेट प्रॉफिट। और नेट प्रॉफिट कितना है, वो है 5,72,000। इसको आप खुद से घर पे एक बार जरूर ट्राई करके देखिएगा कि यही वैल्यू है या कुछ और आ रही है आपकी भी। ठीक है, खुद से ट्राई कीजिएगा। ओके सर। इसको अभी तो नोट कर लीजिए, बाकी आप एक बार इसे खुद से जरूर कीजिएगा। और अब मैं आगे बढ़ूंगा तो आप मुझे एक बार बस इसको नोट करके मुझे बताइए। यस सर, डन। कर लिया आपने? चलिए, तो ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में यही बहुत सारे आइटम्स होते हैं जो मैंने आपको लिखवा दिया। इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में वो सारी चीजें आती हैं, और इनकम में जो चीजें मैंने आपको लिखवाई वो आती। इसके बाद बेटा हम लोग बनाते हैं बैलेंस शीट। बैलेंस शीट थोड़ी बहुत अकाउंटिंग इक्वेशन के दौरान भी हम लोगों ने जाना होता है। तो बैलेंस शीट है क्या, बैलेंस शीट एक ऐसे स्टेटमेंट है। बैलेंस शीट भी एक, देखिए ट्रेडिंग अकाउंट एक अकाउंट था, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट अकाउंट है, लेकिन बैलेंस शीट अकाउंट नहीं है। ये ध्यान रखेंगे, बैलेंस शीट क्या है बेटा, स्टेटमेंट है। बैलेंस शीट अकाउंट नहीं है, एक स्टेटमेंट है जो कि एसेट्स और लायबिलिटी को दिखा रहा होता है। ठीक है, वो लायबिलिटी दो तरीके की है, इंटरनल एक्सटर्नल। इंटरनल मतलब मालिक के भी पैसे को दिखाता है, और एक्सटर्नल भी दिखाता है। तो सिंपल सा है, बैलेंस शीट थोड़ा बहुत तो आपने पहले भी बना रखा है। तो बैलेंस शीट में दो ही चीजें आती हैं बेटा, एक होती है एसेट्स, दूसरी शीट क्या होती है, लायबिलिटीज। तो आइए मैं इसको जरा आपको यहाँ पे समझा सकूं। जी, एक मिनट। हाँ जी, बैलेंस शीट में क्या होना है सर, बैलेंस शीट हमारे लिए, देखिए ये हमारी बैलेंस शीट है, मान लेते हैं बैलेंस शीट। बैलेंस शीट बेटा कब बनती है, ये बनती है एज ऑन। ये आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है इस बात को, कि एक चीज जो है आपका फॉर द ईयर बन रही थी, और एक चीज जैसे ट्रेडिंग अकाउंट आप फॉर द ईयर बना रहे थे, साल के पूरे साल की इंफॉर्मेशन लिखते थे। लेकिन बैलेंस शीट में पूरे साल की इंफॉर्मेशन नहीं लिखी जाती, वो लिखी जाती है बेटा एज एट या एज ऑन करके, जो डेट होता है साल के एंड का। अब जैसे 31 मार्च में जनरली बैलेंस शीट सारी तैयार होती है हर कंपनी की, तो 31 मार्च जो भी ईयर रहेगा वो हम लिख देंगे। ठीक है सर, तो जो भी ईयर रहेगा वो हम लोग लिख देंगे। अब उसके बाद क्या करते हैं, उसके बाद हम बैलेंस शीट का फॉर्मेट कैसे बनाते हैं, एक मिनट देखें जरा। थोड़ा स्लो हो गया बेटा, एक मिनट रुक जाइए। ये बैलेंस शीट का फॉर्मेट, जिसमें हम लोग इधर कुछ इस तरीके से बैलेंस शीट के फॉर्मेट को तैयार करते हैं। ठीक है, बैलेंस शीट में कोई भी डेबिट और क्रेडिट नहीं होता। क्यों नहीं होता, क्योंकि सर इसमें ये अकाउंट ही नहीं है। अकाउंट के साइड को डेबिट और क्रेडिट कहते हैं। तो इस साइड बैलेंस शीट में क्या होता है बेटा, इधर हम लोग लिखते हैं लाइबिलिटीज। लाइबिलिटीज, यहाँ पे हम लोग लाइबिलिटीज के अमाउंट लिख देते हैं। इस साइड हम लोग लिखते हैं बेटा एसेट्स, और यहाँ पे उसी के अमाउंट हम लोग लिख देते हैं। ठीक है जी, तो अब जितने भी एसेट्स हैं हम सारे एसेट्स को यहाँ पे लिख देंगे, इसमें और कुछ नहीं करते। ठीक है, सारे एसेट्स इधर सारे लायबिलिटी लिख देते हैं। इस बात का ख्याल रखेंगे बस कि ये वाली वैल्यू हमेशा इक्वल आनी चाहिए एट द एंड। अगर ये इक्वल नहीं आई है तो आपका ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस या बैलेंस शीट कहीं ना कहीं आपने जरूर मिस्टेक किया होगा। लाइबिलिटीज में एक बात का बड़ा ध्यान रखना है, लाइबिलिटीज में कि देखिए जब लाइबिलिटीज आप लिखेंगे तो आप ना मालिक के पैसे को लिखेंगे, यानी कैपिटल को आप लिख के दिखाएंगे। ठीक है जी, किसको दिखाएंगे, कैपिटल। कैपिटल में अगर आपके पास क्वेश्चन में ड्राइंग्स दिया हुआ था तो आप ना बेटा ड्राइंग्स को माइनस करेंगे। ठीक है, और अगर क्वेश्चन में आपके पास पीएनएल अकाउंट बनाने से आपको प्रॉफिट हुआ है, यानी नेट प्रॉफिट आया है, तो नेट प्रॉफिट को आप ऐड करेंगे। ये चीज, ये फॉर्मेट आपको याद रखना है। क्लियर है कि पहले क्या करेंगे जी, कैपिटल की वैल्यू लिख देंगे, ड्राइंग उसमें से हम माइनस करेंगे, और नेट प्रॉफिट को हम प्लस करेंगे अगर क्वेश्चन में दे रखा है तो, और उसके बाद इस वैल्यू को यहाँ लिखेंगे। उसके बाद जितनी भी लाइबिलिटीज हैं आपकी, जो भी लाइबिलिटी हैं जैसे लोन है या क्रेडिटर्स वगैरह है, जो भी है
जो भी लाइबिलिटीज होंगी वो आप यहाँ पे नोट कर लेंगे। बताइए, ये लाइबिलिटीज वाले साइड जो है इसी पे आपको ध्यान देना है कि आप पहले क्या लिखेंगे। अगर कैपिटल, कैपिटल तो वैसे हर क्वेश्चन में ही होगा, तो आप कैपिटल लिख देंगे उसको। ठीक है जी, कैपिटल लिख देंगे सर। कैपिटल के बाद आपको क्या लिखना है, कैपिटल दे रखा हो तो उसके बाद आपको क्या माइनस करना है बेटा, ड्राइंग्स माइनस करना है। अगर ड्राइंग दे रखा है और नेट प्रॉफिट है तो प्लस कर देंगे, नेट लॉस होगा तो आप माइनस कर देंगे। इन तीनों वैल्यूज को करने के बाद यहाँ पे आप वैल्यू लिख देंगे। दूसरी कोई भी लाइबिलिटी है, लोन है, क्रेडिटर है, बिल्स पेबल है, बैंक ओवरड्राफ्ट है, जो भी लाइबिलिटीज होगी उसको आप यहाँ दिखा देंगे। एसेट साइड में सारे एसेट्स को आप यहाँ पे लिखेंगे। एक चीज एसेट्स के लिए आप ध्यान रखेंगे, हर इंफॉर्मेशन तो आपको दे रखा होगा, लेकिन एक ना बैलेंस शीट के लिए एक इंफॉर्मेशन है जो कि स्टॉक है। कौन सा स्टॉक है बेटा, क्लोजिंग स्टॉक। मैंने आपको पहले ही बताया था कि क्लोजिंग स्टॉक जो होता है वो आपके ट्रायल बैलेंस में नहीं होता, तो वो यहाँ पे दे रखा होगा। ट्रायल बैलेंस से बाहर दे रखा होगा तो वो आपको लिखना है इसके अंदर। ठीक है जी, बाकी सारी इंफॉर्मेशन ट्रायल बैलेंस के अंदर ही होती है। बताइए बैलेंस शीट समझ में आया। बैलेंस शीट में क्या करना है फिर से समझा देता हूँ एक बार, कि बैलेंस शीट में आपको, बैलेंस शीट के फॉर्मेट जब आप बनाएंगे तो आप ध्यान रखेंगे कि एज एट लिखना है, एज एट लिखना है बेटा। ये बात का आप ध्यान रखेंगे कि क्या लिखना है वहां पे, एज एट या एज ऑन लिखना है। जो भी डेट रहेगी ईयर के एंड की वो डेट आप डाल देंगे। उसके बाद क्रेडिट डेबिट इसमें नहीं होता। क्यों नहीं होता, क्योंकि ये एक स्टेटमेंट है। बैलेंस शीट हमारे लिए क्या है बेटा, बैलेंस शीट हमारे लिए एक स्टेटमेंट है। समझे कि बैलेंस शीट सर हमारे लिए जो है वो स्टेटमेंट है। बैलेंस शीट एक स्टेटमेंट है, तो इस बात का आप ख्याल रखेंगे कि ये हमारा एक स्टेटमेंट है। ठीक है बच्चे, बताइए कोई इसमें डाउट है किसी तरीके का तो मैं क्लियर करता हूँ। पहले ये बताइए यहाँ तक आपको समझ में आया। सर जो नेट प्रॉफिट और नेट लॉस है हम्म, उसे हमें कैपिटल की और ड्राइंग के साथ ही प्लस माइनस करना है, फिर अलग से लिखना है बाहर? नहीं, अगर आपके साथ, आपको एक साथ कर सकते हैं, मैं आपको दिखाता हूँ करके। देखिए, मान लीजिए कि आपने क्या करा, आपने पहले कैपिटल में से ड्राइंग को माइनस कर दिया, यहाँ पे कोई वैल्यू आएगी। ठीक है सर, फिर नेट प्रॉफिट को आपने प्लस किया, उसके बाद यहाँ लिख दिया। ऐसा भी कर सकते हैं आप, ऊपर नीचे भी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। ओके सर। ठीक है, आप जैसे चाहो। आप यहाँ पे मत दिखाओ साइन, टोटल एक साथ ही तीनों को लिख दो यहाँ पे जाके। क्लियर है। यस सर। लेकिन ऐसा नहीं कि कैपिटल को आप अलग दिखाओगे, ड्राइंग्स को आप अलग दिखाओगे, ये काम नहीं करेंगे आप। बस इतना आप ध्यान रखेंगे कि इस काम को नहीं करेंगे आप, कि भाई दोनों को अलग अलग दिखाएंगे, हम ये काम नहीं करेंगे। ठीक है जी, याद रहेगा, ऐसा नहीं करेंगे आप। यस सर। चलिए जी, तो यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। ये इसकी वैल्यू यहाँ पे आनी है ऐसे करके, तो इसको आप नोट करना चाहे कर लीजिए। बाकी बहुत सारे जितने भी एसेट्स हैं, सारे एसेट्स यहाँ पे आ जाएंगे बेटा। किसी एसेट्स के बारे में बताने की मुझे कोई जरूरत नहीं, सारे एसेट्स यहाँ पे आ जाते हैं। इधर सारी लाइबिलिटीज आ जाती हैं जो क्वेश्चन में दे रखा होगा। बस सीक्वेंस जो समझना है आपको, बस इसी के बारे में समझना है। ठीक है, इसमें कई बार बच्चे क्या गलती करते हैं, डेबिट और क्रेडिट लगा देते हैं। बेटा ये काम मत करना, याद रखना कि इसमें डेबिट क्रेडिट नहीं होता है। ये डेबिट क्रेडिट इसमें नहीं आएगा, यहाँ पे क्रेडिट नहीं आएगा, यहाँ पे डेबिट क्रेडिट नहीं होता। ठीक है, दूसरी बात, यहाँ पे फॉर द ईयर नहीं लिखना है, सॉरी एक मिनट, यहाँ पे ना फॉर द ईयर नहीं होगा। बस ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट था, बाकी तो इस क्वेश्चन में है नहीं। तो मैं आपको ना एक क्वेश्चन आपको दिखा देता हूँ इसी के ऊपर, कि आप थोड़ा सा उसको समझ तो गए ही हैं। बस आप क्वेश्चन देख लीजिए। जी, सर तो फिर संडे को क्लास 9 o'clock ही है? मैं आपको इन्फॉर्म करूंगा, मैं अपना शेड्यूल एक बार चेक कर लूंगा, इसलिए मैंने आप लोगों से पूछा था, अपने हिसाब से बता दें। ओके सर। ठीक है, ये देखिए बेटा, हाँ संडे को एक टेस्ट है बिल्स ऑफ एक्सचेंज का, उसके लिए भी जब आपके पास तो वक्त ही नहीं है अभी, तो आप दे नहीं पाएंगे उसको भी, है ना। खैर मैं देखता हूँ उसके बारे में क्या करते हैं। ये देखिए, ये हमारे पास जो है एक क्वेश्चन है। ठीक है बेटा, और इस क्वेश्चन में आप अच्छे से ध्यान से देखिएगा क्या चीजें दी गई हैं। एक मैं हाईलाइट करता हूँ। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन में दे रखा है आपको पहले से नेट प्रॉफिट, इसका मतलब पीएनएल अकाउंट बन चुका है। फिर यहाँ दे रखे डेबिट बैलेंस की और क्रेडिट बैलेंस, यानी ट्रायल बैलेंस की इंफॉर्मेशन है।
जिसमें कैश आपका एसेट्स होता है, कैश इन हैंड एसेट्स है, फर्नीचर आपका एसेट्स है, डेटर आपका एसेट्स है, क्लोजिंग स्टॉक आपके लिए एसेट्स है। मैंने आपको बोला था बैलेंस शीट में नहीं होता, लेकिन इन्होंने दे रखा है, ट्रायल बैलेंस में होता नहीं है, दे रखा है। ओके, मोटर कार क्या है आपका एसेट्स है, बिल्डिंग आपके लिए क्या है एसेट्स है, प्लांट एंड मशीनरी आपके लिए बेटा एसेट्स है, बिल रिसीवेबल एसेट्स है, इन्वेस्टमेंट एसेट्स है। ड्राइंग आप कैपिटल में से जाकर माइनस करेंगे। उसके बाद आइए यहाँ पे बिल्स पेबल जो है आपकी करंट लाइबिलिटी है, क्रेडिटर्स आपके लाइबिलिटी है, लोन आपकी लाइबिलिटी है। तो ये आपका लाइबिलिटी साइड चला जाएगा और कैपिटल में से आप क्या माइनस करोगे बेटा? कैपिटल में से क्या माइनस करोगे बताओ जरा? ड्राइंग। ये कैपिटल की जो भी वैल्यू होगी उस वाली वैल्यू में से आप किसको माइनस करेंगे? ड्राइंग को माइनस कर देंगे। और उसके बाद किसको ऐड कर देंगे? नेट प्रॉफिट को ऐड कर देंगे। बाकी तो एसेट्स लायबिलिटी को पहचानने में कोई है उलझन तो आप मुझे बताइए। नो सर, नहीं है। क्लियर है? यस सर। ठीक है। तो अब मैं आपके सामने इसके सॉल्यूशन आपके सामने रख रहा हूँ, आप ध्यान से देखिएगा। देखिए, बैलेंस शीट बनाया हमने, और बैलेंस शीट बनाते वक्त हमने किस बात का ख्याल रखा है जो मैंने आपको बताया था। सबसे पहले जब आप बैलेंस शीट बनाएंगे बेटा, तो यहाँ पे डेट जब बैलेंस शीट की बनाएंगे तो वहाँ पे फॉर द ईयर नहीं लिखेंगे, एज ऑन लिखेंगे। यानी आप ये समझ लिए सारा का सारा रिपोर्ट जो है वो 31 मार्च का है, ना उससे पहले का है ना ही उसके बाद का है। ठीक है जी, ओके सर। उसके बाद आइए सारे एसेट्स, ये मैंने हेडिंग डाल दी है, आपको बहुत ज्यादा सख्त जरूरत नहीं होती हेडिंग डालने की। आप डायरेक्ट फर्नीचर, मोटर कार, बिल्डिंग, प्लांट मशीनरी, क्लोजिंग स्टॉक, डेटर, बिल रिसीवर लिख सकते हैं। अगर आपको लगता है कि नहीं मेरे को नॉलेज है और मैं कर सकता हूँ, कंफ्यूजन नहीं है इसमें, अगर मिस्टेक करेंगे तो कभी मत कीजिएगा ये गलती कि करंट नॉन करंट को अलग करें। आप सीधा सारे एसेट्स के नाम लिखिए और फटाफट उसकी वैल्यू को लिखते जाइए। देखिए, बिल्डिंग, प्लांट, क्लोजिंग स्टॉक, डेटर्स, बिल रिसीवेबल, इन्वेस्टमेंट, सारे मैंने एसेट्स यहाँ पे लिख दिए। इसमें कोई डाउट है किसी भी नेम में, किसी में, तो आप मुझसे पूछ लीजिए बेटा। उसके बाद ये एसेट्स के बाद हमने देखिए कैपिटल लिखा, कैपिटल में नेट प्रॉफिट को ऐड किया और ड्राइंग को हमने माइनस किया। मैंने बोला इसका कोई सीक्वेंस नहीं है, आप चाहे तो पहले ड्राइंग को माइनस कर दें फिर नेट प्रॉफिट को प्लस कर दें, कोई प्रॉब्लम नहीं। जो भी वैल्यू आई उस वैल्यू को हमने यहाँ लिख दिया। लोन, लोन हमारी लायबिलिटी होती है, क्रेडिटर्स हमारी लायबिलिटी थी, बिल्स पेबल लायबिलिटी था। ये बात का बस ख्याल रखना है कि दोनों साइड हमेशा क्या आना चाहिए बेटा, वो इक्वल होना चाहिए। इसमें कभी भी कुछ गड़बड़ नहीं होनी चाहिए, दोनों साइड इक्वल। और ये इक्वल तभी आएगा जब आपका नेट प्रॉफिट सही आया होगा, और नेट प्रॉफिट तभी सही आएगा जब आपका ग्रॉस प्रॉफिट सही आया होगा। अगर उनमें कहीं गलती रहेगी तो ऑब्वियस सी बात ये गलत हो जाएगा। बताइए बेटा, ये समझ में आया? बैलेंस शीट आपको क्लियर है? आप पिछले क्वेश्चन से यहाँ से जैसे स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए और उसके बाद उसको बनाते हैं। ले लिया सर। इसके स्क्रीनशॉट ले लिया आपने, ठीक है जी। ओके, अब आइए ये सॉल्यूशन का ले लीजिए, मैं यहाँ से आपका ये सारी चीजें इरेज कर देता हूँ। सर ले लिया। कोई प्रॉब्लम तो नहीं, समझ में आ गई सारी बातें? यस सर। यस। ठीक है, तो एसेट्स भी हमने देख लिया कि वो बैलेंस शीट भी हमने देख लिया, ट्रेडिंग अकाउंट भी देख लिया, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी हम लोगों ने कर लिया। ठीक है जी, यस सर। ठीक है। तो बस आज के लिए हम लोग इतना ही रहने देते हैं बेटा, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। और नेक्स्ट क्लास में हम लोग कोशिश करेंगे कि इसके आगे बढ़ते हैं, जैसे एडजस्टमेंट्स वगैरह पे चलते हैं। अब ये बताइए कि बिल ऑफ एक्सचेंज का टेस्ट है वो कब